जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदिगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस, जिसमें क्लास 10th की अगर बात की जाए तो रियल नंबर हम बता दिए थे, पोलिनोमियल बता दिए थे। आज जो हम बतलाने वाले हैं वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब पहले हम क्लियर कर दें कि ये जो बैच चल रहा है 10th का, ये बिगिनर के लिए है। जो 10th के मैथ में जैसे ही आप मतलब 10th का मैथ का किताब जैसे ही खोलते हैं उनको समझ में नहीं आता, दिन में तरेंगन नज़र आने लगता है, अजीब सा मतलब लगता है कौन से दुनिया से किताब उठ के आ गया। उनके लिए है थोड़ा सा मैथ में उनका बेस सही हो जाए। बेस क्या बोलो कि 10th लेवल के लिए जैसे कि पेंट वेंट करते हैं ना, तो पहले अस्तर देते हैं या क्या कहते हैं, पहले वो ऐसे ही रफली पेंट करते हैं, जैसे घर पे पेंट करना या शटर पेंट करना है तो पहले ऐसे ही वो अस्तर चढ़ाते हैं, तो उस तरह का ये अस्तर है। तो जिनका भी मैथ अच्छा खासा है वो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, अक्षय सर नारदिगंज वाले। उस पर NCERT का प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। उससे भी ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो फ़िलहाल तो जून जुलाई तक वेट करो, क्योंकि जब तक हम ये चला रहे हैं एक तरह से 10th का बेस मजबूत होता है। मतलब 10th में उसको क्या है यार ऊपर 10th में उसको मैथ में डर नहीं लगे। जब 10th के मैथ का जब एक समझ बन जाएगा तब फिर आगे टफ क्या, उससे भी टफ क्वेश्चन चलेगा। मैथ में किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। हालांकि 10th लेवल तो कम, सच कहा जाए कि 10th लेवल पे हम उतना मेहनत तो करते नहीं जितना कि हम 11th और 12th पे करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादा मेहनत क्या, या कहो कि ज़्यादा हम पढ़ाने का जो लत लग गया है वो 11th 12th को पढ़ाते 11th 12th ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाएं तो उसमें ज़्यादा मन लगता है। 10th में ऐसा बात नहीं, मन नहीं लगता, लेकिन 10th थोड़ा कम पढ़ाएं इसके तुलना में, क्योंकि 11th 12th में क्या है कि मैथ पढ़ा रहे सालों भर मैथ, इसमें कभी मैथ, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, ये पढ़ाना पड़ता। खैर इन सब बातों को, इन सब बकवास को रोकते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम जैसा पहले बोलते हैं कि ये थ्योरी वाला क्लास नहीं है, उसके लिए आप दूसरे चैनल पे जाइए। दूसरे चैनल पर मतलब नहीं ऐसा कि 2 कोस दूर जाना है, यूट्यूब पे ही सर्च कीजिए अक्षय सर नारदिगंज वाले, उस पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक, तो रैखिक का मतलब होगा कि एक पावर, या बोलो कि पावर 1, ऐसे भी समझो, पावर 1 होना चाहिए। किस पर, तो चर मान पर, चर मान का पावर 1 हो। उसके बाद है समीकरण। इस समीकरण का क्या अर्थ है, देखो समीकरण का अर्थ होता है कि जो भी लिखे हैं उसके इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम जो भी इधर लिखें, हालांकि इधर जो भी x y z के फॉर्म में लिखेंगे ना, x y z के रूप में हम जो भी लिखेंगे उसको सिर्फ बहुपद कहा जाएगा, लेकिन अब वह 0 के बराबर हो गया तो समीकरण बन गया। मतलब समीकरण क्या है, तो जब बहुपद को हम 0 के समान कर देंगे। लेकिन फिर दले है 2 चर वाला। तो 2 चर वाला क्या होता है, 2 चर वाला मतलब 2 चर होगा x y। जैसे देखिए मान लेते हैं कि 4x प्लस 3y, प्लस में 5 भी मान लेते हैं, ऐसे लिख दिए और ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर x एक बार वेरिएबल, y एक बार वेरिएबल, मतलब हिंदी में चर मान। एक चर x है और दूसरा चर y है, तो बोलेंगे कि ये 2 चर वाला है, 2 चर वाला है। क्या है, तो इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, मतलब 2 चर वाला रैखिक। और फिलहाल अगर अभी ये पूछ दिया जाएगा तो बोलेंगे कि 2 चर वाला रैखिक बहुपद है। लेकिन यही चीज़ वह अगर 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 अगर लिख दिया जाए तब भी बोलेंगे कि 2 चर वाले हैं, रैखिक है। लेकिन इस बार बहुपद नहीं बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। समीकरण क्यों कहें,
क्योंकि अगर कोई बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो वही बहुपद कन्वर्ट हो जाता है समीकरण में। ऐसा आप आगे भी देखिएगा, जैसे कि मान लो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, फिलहाल ऐसे ही लिख दिए हैं। तो पावर कितना है 2, तो बोलेंगे कि द्विघात है और बहुपद है। क्यों बहुपद बोले? जब यही वाला चीज़ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब भी क्या हम इसको द्विघात बहुपद ही बोलेंगे? नहीं, अब इसको द्विघात बहुपद नहीं कहा जाएगा, अब द्विघात समीकरण। कोई भी बहुपद समीकरण में कन्वर्ट तब होता है जब वह बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। तो बहुपद और समीकरण में बस इतना ही अंतर होता है। और तो बात है कि 2 चर वाला तो 2 को चर आपको दिखाई देगा, एगो x एगो y, और रैखिक मतलब दोनों पर पावर 1 होगा, पावर 1 होगा। तो इसमें हम आपको ये समझा दिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। उसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही सिर्फ नहीं लिखा हुआ, उसके आगे एक और वर्ड देखोगे, युग्म। अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं सर? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर मतलब जोड़ा, किसका जोड़ा? लीनियर इक्वेशन का। और वह लीनियर इक्वेशन किस में होना चाहिए? 2 वेरिएबल्स से। जैसे देखो ax प्लस by प्लस c, अगर ऐसे लिख दिया जाए और इक्वल टू अगर 0 नहीं देंगे तब तक ही बहुपद है। कई गो वेरिएबल है? एगो x है और एगो y है। a और b और c तो खैर कांस्टेंट है, x y 2 चर हैं। अगर इक्वल टू 0 दे दिए तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो लिखे हैं ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ तो कहा गया है पेयर में होना चाहिए। तो ठीक है, एक और लिख देते हैं, ax प्लस by प्लस में c इक्वल टू 0। तो फिर से हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। चर x है और y है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ऊपर भी है नीचे भी है। तो इसको a1 नाम दे दिए, इसको a2 नाम दे दिए, इसको b1 नाम दे दिए, इसको b2 नाम दे दिए, इसको c1 नाम दे दिए, इसको c2। मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है। अगर हम सिर्फ कहें कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में बताइए, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से कोई भी लिख दो, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन अगर युग्म की बात करें, जोड़ा की बात करें, तो दोनों लिखना होगा, तभी तो हम बोलेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इतना समझ में आ गया। अब इसमें वेरिएबल कैगो है? x और y, मतलब x है और y है, तो इन दोनों को हल करना होगा। तो हल कैसे निकालेंगे? तो हल निकालने के 5 मेथड है टोटल, जिसमें से बिहार बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए सिर्फ 3 ही मेथड आता है एग्ज़ाम में। एक होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा होता है बजट गुणन विधि। ये तीनों विधि हम ऑलरेडी, मेरा ही एक चैनल है अक्षय सर नारदीगंज वाले, उस पर बता चुके हैं। लेकिन अब बार बार कितना बोलते रहे यार, उस चैनल पे चल जाओ, उस चैनल पे चले जाओ। इस पर भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लो, और उससे ज़्यादा बताएंगे इसमें, उससे बहुत ज़्यादा हम इसमें बताएंगे। तो पहले तो एक रफ आइडिया होना चाहिए कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, कौन से विधि। विलोपन विधि। दूसरे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि। तीसरे में हम क्या पढ़ेंगे? तो वज्र गुणन विधि। आज जो हम बताने वाले हैं वह है विलोपन विधि।
हालांकि अगर इंग्लिश में देखोगे तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना, एलिमिनेशन मेथड। हो सकता है कि डबल आई होता होगा, एलिमिनेशन मेथड। थोड़ा बहुत आप किताब की भी मदद लीजिए। प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वज्र गुणन को कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टेंशन नहीं लेना, चिंता वाली बात है नहीं, पूरा एक एक करके एकदम डिटेल से बताने वाले हैं। डिटेल का मतलब ये नहीं कि पूरा एकदम विस्तार से बताएंगे, मतलब इस तरह से बताएंगे, इतना सारा क्वेश्चन बताएंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए। अभी नहीं कहेंगे कि हम हर एक को समझा ही देंगे, हम भगवान हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन प्रयास अपनी तरफ से पूरा करेंगे। बाकी थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिए अपनी तरफ से। अरे आज तो प्रॉब्लम लगता हो जाएगा यार, लाइट का आज प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा लग रहा है, इन्वर्टर भी टीटी कर रहा है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, इतना में एक क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलो पहले एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं, दो को लिखने से और माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पहले एक ही को बताते हैं। पहले सिंगल क्वेश्चन समझ लीजिए, इसी को थोड़ा सा और इधर लिख के बताते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। पूरा फोकस करोगे समझने पर। हम पहले ही बोल दिए हैं कि एक मिनट देख लें पहले कि दिखाई दे रहा। हम पहले ही समझा दिए हैं कि जो वीक से वीक स्टूडेंट है हम उसको भी ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। ये कौन सा मेथड है तो बोलेंगे विलोपन विधि। पहला नंबर विलोपन विधि में सबसे पहले ये चेक करना होता है कि x के साथ क्या गुना है, 2 4, मतलब x के कोफिशिएंट 2 है, x के कोफिशिएंट 4 है, दोनों में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। y के कोफिशिएंट चेक करते हैं, यहाँ के y के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y के कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पर भी y के साथ 1 गुना है, यहाँ पर भी y के साथ 1 गुना है, दोनों जगह 1 गुना है। चलो अच्छा है, तो कुछ नहीं करना है। अब क्या हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ दें? अगर जोड़ देंगे तो -y माइनस वाई दोनों जोड़ के हो जाएगा -2y। और विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि विलोप कर दो, लुप्त कर दो, गायब कर दो, या तो x को या तो y को। तो गायब ई तभी होगा जब ई भी माइनस ई भी माइनस। तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे कि हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा रहे हैं। तो समीकरण सेकेंड को अगर आप घटाओगे मतलब माइनस लगाओगे तो या तो माइनस हो जाएगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जो पहले से माइनस है वो प्लस बन जाएगा। जब हम माइनस अंदर भेजते हैं तो चिन्ह बदलता है, आप लोग को मालूम होगा। देखो इसको यहाँ समझने का प्रयास करो। 2x माइनस वाई बराबर 3 है, इस समीकरण फर्स्ट है। अब हम कह रहे हैं कि इसको घटा रहे हैं, मतलब 2x माइनस वाई, इसमें से घटाते हैं इसको नीचे वाले को, 4x माइनस वाई। अब सिर्फ यहाँ समझो 2x माइनस वाई, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 4x, और जो पहले से माइनस था वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मतलब इस माइनस के वजह से यहाँ माइनस हो गया और जो पहले से माइनस था वो प्लस, यानी कि चिन्ह बदल जाता है। यही काम हम इस जगह पे डायरेक्ट करने वाले हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। तो माइनस अंदर भेज दिए तो ये माइनस ई प्लस, और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था तो ये माइनस हो गया। मतलब हम कहेंगे ना कि हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटा रहे हैं, तो घटाने पर फ़ायदा क्या होगा, y से y डायरेक्ट कट जाएगा। 2x में से ही 4x घट गया तो 2 में से 4 घट रहा, उल्टान घटा रहे हैं तो माइनस में 2x।
3 में से 5 घट गया तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, x इक्वल टू कितना हो गया 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन हमको मालूम है, तो हम इजी से ही तो स्टार्ट करेंगे हम शुरू से। x का मान निकल गया, तो अब इस x का मान समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 और x मतलब 1 माइनस y बराबर 3। एक काम करो कि तो 2 एकम 2 ही रहेगा, 2 एकम 2 ही होगा। 3 को इधर भेज दो, 3 इधर आते के साथ माइनस में हो जाएगा और y उधर जाते के साथ प्लस हो जाएगा, यानी 2 में से 3 गया तो -1 बराबर क्या हो गया y। तो इसका सॉल्यूशन क्या हम लिखेंगे, हम कहेंगे कि हल जो निकला वो x बराबर कितना था 1 और y बराबर जो आया वो कितना है -1। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्या 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जब तक क्लियर नहीं हो जाए। दूसरा फिर से देखते हैं सेम क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ध्यान दीजिएगा समझने पर। इसमें तो अब x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट दोनों बराबर है, मतलब x के आगे भी 1 गुना बराबर है, y के आगे भी 1 बराबर है। इस बार एक चीज़ और अच्छा हो गया कि y तो डायरेक्टे कट जाएगा, e प्लस में y e माइनस में डायरेक्ट कट गया। जब डायरेक्ट कट गया इसका मतलब है कि समीकरण फर्स्ट और ये वाला समीकरण सेकेंड अगर डायरेक्ट कट गया तो इसका एक ही मतलब है कि हम दोनों समीकरणों को जोड़ रहे थे। जोड़ने पर इसका एक ही मतलब होता है कि दोनों को जोड़े हैं, क्योंकि चिन्ह तो नहीं बदला। हम जाहिर से बात है कि दोनों को जोड़ रहे थे, लेकिन जोड़ने के क्रम में एगो प्लस एगो माइनस कट गया। यहाँ जोड़ के देखते हैं तो x और x जोड़कर कितना हो गया 2x। इधर 14 और 4 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, 2 से कैंसिल, x बराबर कितना 9, x इक्वल टू 9। अब x बराबर जो निकल जाता है क्या करते हैं इसको हम, यहाँ से आप समझ सकते हैं, जो निकल जाता है वो हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। मतलब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट कितना है x, तो x की जगह पे डायरेक्ट बैठाइए तो 9, x की जगह पे 9 और प्लस में y इक्वल टू कितना हो गया 14। इसलिए y बराबर कितना हो गया, तो 9 को माइनस कर दो, समझो कि 14 में से 9 घट गया तो 5, यानी y बराबर 5 और x बराबर 9। यानी इसका हल क्या लिखेंगे, हम कहेंगे x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5 आ गया, यही इसका हल होगा। अभी तो बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन बता रहे हैं, एक और बताने तब एक और बता देते हैं। एगो क्या, पूरा आपको विलोपन विधि जब तक नहीं समझ में आ जाएगा तब तक हम लगल रहेंगे बताने में, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे। थर्ड नंबर 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा हो गया 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इतना दूर तक दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म हो लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। देखिए पहला और दूसरा जो बताएं उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। अगर दिमाग पे जोर डालो तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे x के कोएफिशिएंट मतलब x के गुणांक अलग था, x के साथ जो अंक गुना है वो अलग अलग था। यहाँ पर y के गुणांक मतलब y के साथ जो गुना है उस बराबर था। इसमें तो x वाला भी बराबर था, y वाला भी बराबर था। y डायरेक्ट काट दिए जोड़ने पर। क्यों सर, घटा नहीं सकते? तो घटाएंगे तो x कट जाएगा, लेकिन फिर y जुड़ जाएगा, वो भी सही है। इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकेंड में ना तो x का गुणांक बराबर है ना ही y के गुणांक बराबर है। थोड़ा ध्यान से देखो, x के गुणांक 3 और 2 बराबर तो नहीं, y के भी गुणांक तो नहीं है बराबर है। यहाँ 4 है और यहाँ पे 2, ये भी तो नहीं बराबर है। लेकिन ज़्यादा फायदा हमको y पर है। क्यों? x में दोनों प्लस प्लस है, गुना उना कर भी दिए फिर घटाना पड़ेगा। अगर हम किसी तरह से y को बराबर कर दें, जैसे ऊपर 4 है और नीचे 2 है, तो पहले इसको काट लो, काट लो, 2 दूनी 4 मतलब ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया कितना 1। अब काटने का ही नहीं मतलब है सच में काटिए देना, ये इसी अपने मने में काट लो, ठीक है, अपने मन में काटे हैं।
यहाँ दो समझ जाना है, यहाँ पे एक समझ जाना है। और ऐसे तो काटे छाटे की भी ज़रूरत नहीं है, काटने बांटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उतना आप समझ सकते हैं तो सिंपल समझो कि ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है। ये बताओ कि 4 और 2 के लघुत्तम कितना होता है? 4 और 2 के लघुत्तम कितना होता है, सिर्फ ही बताना है। तो 4 और 2 के लघुत्तम सामने होते तो डेंगा के आपसे पूछ लेते, नहीं मजाक कर रहे हैं, सामने होते तो आप बता देते खुद। 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? तो 4 और 2 का लघुत्तम 4 होगा, मतलब ये तो सही है लेकिन ये नहीं सही, यहाँ 2 ये है। इसको 4 बनाने के लिए क्या करें? तो 2 गुना करेंगे। तो ठीक है, यहाँ 2 गुना कर देते हैं। तो ऊपर भी तो कुछ गुना करो, तो ऊपर 1 गुना कर दो। अगर 1 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये रह जाएगा 4y बराबर 10। नीचे अगर 2 गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4x और माइनस में 2y इज इक्वल टू 2 दूनी 4। इसको नाम देंगे समीकरण 3 और समीकरण 4, क्योंकि गुना करने के बाद ही बदल गया कुछ। अरे यार गड़बड़ हो गया, ये 2y नहीं रहेगा, 2 से गुना किए तो 4y हो जाएगा। हाँ, तो 4y डायरेक्ट कट गया। अगर डायरेक्ट कट गया इसका मतलब है कि हम इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर इधर क्या देखते हैं भाई, 3x 4x जोड़ दो तो 7x हो गया। इधर 10 4 14, 7 दूनी 14 कट गया, मतलब x बराबर कितना हो गया? 2। अब अगर x बराबर निकल जाता है तो क्या करते हैं, दोनों हिसाब में आप देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पर भी समीकरण फर्स्ट में। अब कहोगे कि समीकरण फर्स्ट में कोई ज़रूरी है सर? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। हम बार बार समीकरण फर्स्ट इसलिए लिख रहे हैं जब में आपको एक आइडिया मिल जाए कि फर्स्ट में रखना है। बाद में तो हम कहेंगे सेकेंडों में रखो, थर्डों में रखो, फोर्थों में रखो। अभी फ़िलहाल समीकरण फर्स्ट में ही रखते हैं, जब में आदत पड़ जाए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। आपको ज़्यादा दिमाग पर बोझ नहीं डालना पड़े, ज़्यादा टेंशन नहीं हो, रखने पर रख दो समीकरण फर्स्ट। देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे और x नहीं लिखेंगे, x की जगह पे 2 लिख देंगे। अब प्लस में 4y तो 4y इज इक्वल टू 10। एक काम करो, 4y को 4y छोड़ दो और 10 में से इस 6 को माइनस कर दो, 3 दूनी 6 घट जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 4। 4 से 4 कट गया तो y बराबर कितना हो गया? 1। मतलब y बराबर 1 और x बराबर 2। तो इसका हल लिख दीजिए। हल कितना आ गया? x बराबर 2 हो गया और y बराबर कितना था? 1। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा समझने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम खुद अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि हम बहुत हिसाब आपको बता दें, अब क्लियर हो गया, तब तक हम बताते रहेंगे। अच्छा, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं बाबू कि उतारने के लिए हम आपको टाइम देंगे। अच्छा, थोड़ा सा कभी कभी फालतू रीजन में चले जाते हैं, जैसे इधर वाला एरिया, ये फालतू में इधर लिखे हैं y बराबर 1, आपको नहीं दिखता होगा उधर वाला। तीन क्वेश्चन तो हो गया, चलिए 3-4 क्वेश्चन और देखा जाए। मतलब क्वेश्चन देखो, अगर लग रहा है किसी को कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो फास्ट कर लो। हम शुरू में ही बोले हैं कि हम उन सब स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिनको मैथ से एकदम डर लगता है। चौथा नंबर 8x + 5y, विलोपन विधि एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आज के बाद डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको अभी भी डर लगता है। 3x + 2y इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा और इसको नज़दीक कर लिया जाए, ज़्यादा दूरी पे चल गया ना, इतना काफ़ी है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 2x + 3y बराबर 46। 3x + 5y बराबर 74। उसको भी नज़दीक कर देते हैं, क्योंकि लिखने के क्रम में फिर जब हम लिखे लगते हैं ना तो होने वाला फालतू में चल जाता है, दिखाई नहीं देता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 2x + 5y बराबर 1 और फिर 2x + 3y बराबर 3। देखिए
फिर से 3 हिसाब। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ना तो x के गुणांक बराबर है, क्योंकि यहाँ x के साथ 8 गुना है और 3 इन्हें बराबर है, और ना ही y के गुणांक बराबर है, जहाँ पे 5 है और नीचे वाला में 2 है। मामला गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है तो यार, ना तो समीकरण फर्स्ट ना ही समीकरण सेकेंड, दोनों में कुछ नहीं बराबर है। तो या तो x वाला बराबर कर दो या तो y वाला। अब वो आपके माइंड में चलना चाहिए कि हमको क्या बराबर करना है। जैसे हम सोचते हैं कि y बराबर करना है तो 5 और 2 के एलसीएम सोचेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, 5 और 2 के एलसीएम कितना होता ये सोचना है। 5 और 2 के एलसीएम तो 10। कुछ लोग कहेंगे हमको एलसीएम भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, उसके लिए सिंपल उपाय है कि जो नीचे वाला 2 है ना, इसको ऊपर गुना कर दो। जैसे नीचे 2 है तो इसको ऊपर गुना कर दीजिए, और ऊपर में 5 है तो उससे नीचे गुना कर दीजिए। छोड़ो एलसीएम तेलसीएम वाला कहानी, वो तो समझाने के लिए हम बताते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे क्यों 2 को ऊपर क्यों गुना करते हैं, 5 को नीचे क्यों गुना करते हैं, ये बतलाने के लिए। अब गुना करो 2 से, तो 8 दूनी 16x, 2 से गुना करो 5 दूनी 10y, 9 दूनी 18, फिर नीचे 5 से, इस समीकरण थर्ड हो जाएगा। नीचे 5 से गुना करो, 5 तिया 15x, 5 दूनी 10y बराबर 5 चके 20, इस समीकरण हो गया फोर्थ। अब माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस कर दे, क्योंकि 10y में से 10y अपने आप तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटाएंगे। घटाने पर तभी नहीं चिन्ह बदलेगा, ई माइनस ई भी माइनस ई भी माइनस, क्योंकि घटाने पर माइनस अंदर जाता और चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ 16x में से 15x अगर घट गया तो 16x में से अगर कोई 15x घटा देगा तो एगो x बचेगा। इधर 18 में से 20 घट गया तो -2 बचा, मतलब x बराबर तो निकल गया -2। अब अगर x बराबर निकल जाता है तो क्या कर रहे हैं हम, बार बार समीकरण फर्स्ट में, कोशिश तो यही कर रहे हैं शुरू से कि समीकरण फर्स्ट में रखें, फर्स्ट में। आप चाहो तो सेकेंड में भी रख सकते हो, सेकेंड में रखोगे तब भी बन जाएगा। फिलहाल तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, अब तुम लोग में से कहोगे कि y का मान काहे न रखते हैं, कैसे रखेंगे यार, हम किसका मान निकाले हैं, x का, मतलब मान निकाले हैं x का, और जब बोलेंगे कि समीकरण 1 में y का मान, अरे निकला x का है तो x का मान अगर निकला है तो x के मान नहीं रखाएगा। तो 8 और गुने x के जगह पे कितना -2 प्लस 5y बराबर 9। ये 8 दूनी गुना करके देख लेना, 8 दूनी कितना हो जाएगा -16 और प्लस 5y बराबर 9। तो 5y बराबर कितना हो गया, खुद समझो कि 9 उधर तो है ही है, -16 जब बराबर के उस पट्टी जाएगा उस तरफ जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा, यानी 5y बराबर कितना हो गया 25। 5 से कट गया 5 5 25। तो इसका हल क्या निकला, हल क्या लिखोगे, हल लिखोगे कि x बराबर कितना आया था 2, तो 2 हो गया, और y बराबर कितना आया 5, तो 5 हो गया। नेक्स्ट नंबर, इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, इसको देखो, इसमें क्या x के गुणांक बराबर है, नहीं, ये 2 है, यहाँ 3 है। y के गुणांक बराबर है, वो भी नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 5 है। तो कोई ज़रूरी है कि हमेशा y के ही गुणांक बराबर करें, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं। आप चाहें तो x के भी गुणांक बराबर कर सकते हैं, आप चाहो तो x के गुणांक को बराबर कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि y के ही गुणांक बराबर हो हमेशा, 2 से ऊपर 5 से नीचे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर इस जगह पे हम चाहें, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, अगर हम चाह लें कि हमको x बराबर करना है तो ऊपर गुना कर देंगे, ये 3 है 3 से ऊपर गुना कर देंगे, और यहाँ 2 है तो 2 से नीचे गुना कर देंगे। लेकिन ऐसा सोचे ही क्यों, ये भी दिमाग में आएगा कि काहे एक सबरी सोच लिए, y काहे गुना किए, तो वो अपने फ़ायदे के लिए। क्या फ़ायदा होगा आपको, अरे कौन टीचर है अपने क्वेश्चन अपने जवाब देता है, इसलिए क्योंकि हम ही नहीं है यार, कोई पूछने वाला बुतरू है ना। 5 और 3 नहीं लग रहा बड़ा बड़ा, ऊपर 5 से गुना करना, नीचे 3 से गुना करना, ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत है। 3 और 2 थोड़ा छोटा गुना करना पड़ता है, इसलिए 3 और 2 रख दिए, तो 3 ऊपर गुना किए, 3 दूनी 6x प्लस में 3 तिया 9y, फिर 3 से 6 तिया 18, हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 138, समीकरण थर्ड। अब 2 से गुना करो तो 3 दूनी 6x,
फिर 2 से गुना करो, 5 दूनी 10 वाई बराबर में 74 दूनी, तो 4 दूनी 8 हो गया, 7 दूनी 14, 14 लिख दो। ये हो गया समीकरण 4। अब क्या है, ई भी 6x ई भी 6x, लेकिन दोनों के आगे ई भी प्लस ई भी प्लस, तो हम चिन्ह बदलेंगे, और चिन्ह बदलने के लिए क्या करना होगा, माइनस लगा दो। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, मतलब जो प्लस था वो माइनस बन गया, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस से था तो वो भी माइनस बन गया। तो लिखना पड़ेगा ना कि हम समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड, मतलब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा रहे हैं, मतलब घटाने पर सिर्फ लिख दोगे ना तब भी चेक करने वाला समझता है कि आप घटा रहे हैं। 6x कट गया, फिर 9y में से 10y घट गया, तो 9 में से 10 घटेगा तो माइनस में y, यहाँ घटाओगे तो 138 में से 148 घटाने, तो उल्टा घटा रहे हैं, जाहिर सी बात है घट के माइनस में 10 आएगा, माइनस से माइनस पार, तो y बराबर निकल गया 10। अब जरा अभी तक जो हम निकाल रहे थे तो वो x बराबर निकल रहा था, अभी जो पहली बार निकला है वो y बराबर निकला। तो अब हम ये बोलेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान न y का मान रखने पर, क्यों x काहे नहीं बोले, क्योंकि इससे पहले 4 हिसाब जो बताएं उसमें x का मान निकल रहा था, और अभी यहाँ पर y का मान निकला है, इसीलिए हम y का मान रखेंगे। रखना शुरू करते हैं। समीकरण फर्स्ट कितना है, 2x + 3, और y के जगह पे y का वैल्यू पुट करो, कितना रखेंगे y का वैल्यू 10, बराबर में कितना हो जाएगा 46। ये 2x है, ये 2x ही रहने दो। अब ज़रा सोचो कि 10 या 30 को उधर तो भेजना पड़ेगा न, तो उधर है 46, और 30 जब उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, जैसे बराबर के ऊपर पट्टी अगर लेके जाएंगे तो इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में 30 हो जाएगा। मतलब कि 2x बराबर कितना हो गया, 46 में से 30 अगर घटा दो तो 16, और 2 से ही कट गया, कई बार में 8 बार में, तो x बराबर हो गया 8, और y निकलल था। तो हल कितना लिखेंगे, हल हम कह सकते हैं कि x बराबर 8 है और y बराबर कितना है 10 है, यही आंसर होता है। लास्ट में आपको यही लिखना है कि हल करके हम x बराबर 8 और y बराबर 10 लाएँ। समीकरण सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समीकरण नहीं सीखोगे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में दिक्कत होगा, उसमें परेशानी होगा, इसलिए लैंग्वेज समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। छठा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो वही बात, नहीं यहाँ पर तो हल्का है, ये तो थोड़ा इजी है। क्या इजी है, इसमें y के गुणांक भले ही अलग थलग हो, ये 5 है 3 है, लेकिन x के गुणांक बराबर है, 2 और 2 है, तो कुछ नहीं गुना उना नहीं करना, डायरेक्ट घटा दो, ई माइनस ई भी माइनस, मतलब हम किए क्या, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा दिए, तो लिखेंगे घटाने पर 2x में से 2x डायरेक्ट एकदम कट जाएगा। अब 5y में से 3y अगर घट भी गया तो 2y, इधर 1 में से 3 घटेगा तो माइनस में 2, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया -1, y निकल गया। तो अगर y का निकल गया है मान, तो आप बोलेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे। यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, कभी y रखते हैं कभी x रखते हैं, अरे जो निकला है, जैसे y का मान निकला है तो y का मान रखेंगे, अगर x का मान निकलता है तो x का मान रखते हैं, यहाँ पे y का मान रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट कितना है 2x + 5, और y मतलब कितना, तो 1, नहीं 1 कैसे है, -1 है, तो -1 रख दो, अब बराबर में 1। अब ज़रा ध्यान दो, 2x, ये 5 एकम कितना हो जाएगा -5, बराबर में 1, इसीलिए 2x बराबर कितना हो गया 1 है, -5 को उधर भेज दो तो +5, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 तिया 6, x बराबर कितना हो गया 3। तो हल कितना हो गया, x बराबर 3 और y बराबर -1। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग से बोलना चाहते हैं हम कि हम यहाँ पर किसी किताब को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई किताब को नहीं, ना ही NCERT ना ही प्राइवेट में कोई भी किताब, लेकिन हाँ हम जो बता रहे हैं अगर उसको आप ध्यान से देखते जाते हैं, साल भर जो हम मैथ पढ़ाने वाले, उसके बाद आप कोई भी किताब उठाओगे, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो 10th क्लास में, एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। अभी ये मान के चलो कि एकदम बिगनर के लिए, शुरुआत के लिए, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे, फिर और एडवांस लेवल करेंगे, फिर इतना एडवांस करेंगे कि कोई भी किताब उठा लीजिए 10th लेवल का, एक भी प्रॉब्लम छूटने वाला नहीं है। तो हम किसी भी किताब को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं कहते कि आप किताब से मत बनाइए, किताब से बनाइए, लेकिन पहले
मेरे क्लास को या फिर कहो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए, फिर आप कोई भी किताब उठाओगे थोड़ा बहुत बनने लगेगा। फिर जब इसके बाद जो दूसरा बैच हम पढ़ाएंगे जो जून से या जुलाई से, अभी जैसे मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून या जुलाई से जो हम पढ़ाएंगे उसमें और एडवांस लेवल का मैथ बताएंगे। फिर लास्ट सितंबर अक्टूबर के बाद जो बताएंगे वो और एडवांस लेवल का मैथ रहेगा। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि कहाँ से मैथ बता रहे हैं, हम जो भी बता रहे हैं इसके बाद कोई भी किताब उठाओ के बनना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल तो 1 मिनट, टाइम को थोड़ा देख लिया जाए कितना हुआ है टाइम। 31 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, 1-2 हिसाब और बताया जा सकता, उसको देख लेते हैं। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, अब लगभग समझ गए होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आप समझेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बन जाएगा। अच्छा, एक वो क्वेश्चन बताते हैं, मान लीजिए कभी कभी कोई वैसा किताब भी मिल जाता है, या एनसीईआरटी में भी ये है कि 37x 43y 123 और 43x 37y 117। पूरा ध्यान से देखोगे इसको, जितना हो सके अपना साम दाम दंड भेद पूरा दिमाग लगा दीजिएगा। तो छूट गया तो आपका छाट गया, मतलब गया काम से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर नोटिस करोगे तो पहले वाले समीकरण में y का कोएफिशिएंट और दूसरे वाले में x का कोएफिशिएंट दोनों आपस में बराबर है। पहला वाला में x के कोएफिशिएंट और दूसरे वाला में y के कोएफिशिएंट, ये दोनों आपस में बराबर है। जब भी ऐसा रहे तो क्या कर सकते हैं, ऊपर में 37 से गुना और नीचे में 43 से गुना। वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, ऊपर 37 से नीचे 43 से, इतना बड़ा गुना 37 से 123 में गुना करना कोई मामूली बात नहीं है। 43 से नीचे गुना करना ये कोई आम बात नहीं है, परेशान हो जाओगे गुना करते करते। इसके लिए जो लॉन्ग कट ट्रिक है, शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आसान रहेगा, गुना करे से बच जाओगे। वो है क्या, एक बार हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ देते हैं और एक बार हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटा देते हैं। यही करते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर और घटाने पर। जैसे जोड़ेंगे तो वही चेक कर लेते हैं, जोड़ो दोनों को, 7 3 10, 4 3 7 1 8, 80x प्लस इन दोनों को जोड़ो तो 80y बराबर में उधर जोड़ के देखो, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, 1 1 2 मतलब 240। जोड़ने पर आगे इसको नाम दे दो समीकरण थर्ड। अब जरा घटा के देखते हैं तो 37 में से 43 घटा दो, तो जाहिर सी बात है कि 37 में से अगर 43 घटेगा, क्योंकि घटा रहे हैं सेकेंड वाला, तो 37 में से 43 घटेगा तो माइनस में 6x। अब 43 में से 37 घटेगा तो 43 में से 37 घटेगा तो प्लस में 6y बराबर 123 में से 117 घटा दो तो ये 6 हो जाएगा। इक्वेशन फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड काहे लिखे, क्योंकि तो ऑलरेडी लिखल था। अब यहाँ 80 और यहाँ भी 80 छिपा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है तो पहले इन दोनों में से 80 कॉमन ले लो तो बच जाएगा x प्लस y, इधर रह जाएगा 240। हम कह सकते हैं 0 से 0 कैंसिल और 8 तिया 24, यानी x प्लस y बराबर 3। इस समीकरण थर्डे रह जाएगा, कुछ ये नहीं है, सिर्फ हम कॉमन लिए थे। और इधर 6 और 6 कॉमन ले लो, समझ लो 6 कॉमन हो गया तो बच गया माइनस x प्लस y बराबर, इधर 6 तो है ही है, 6 से 6 कैंसिल तो माइनस x प्लस y बराबर में 1। नहीं कॉमन होगा तो नहीं लेंगे, ऐसे इस तरह के हिसाब में कॉमन होता ही है। समीकरण फोर्थ, अब क्या करना है, तो अब हमको समीकरण थर्ड
और समीकरण फोर्थ को हल करना चाहिए। थोड़ा इंग्लिश में लिखा गया ना, इसको एंड बोलते हैं। समीकरण थर्ड और फोर्थ। थर्ड समीकरण कितना, x प्लस वाई बराबर 3, तीसरा समीकरण है। चौथा कितना है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, एक ही न था समीकरण फोर्थ। यहाँ तो डायरेक्ट कट गया, तो अगर डायरेक्ट कट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दिए, नहीं सॉरी थर्ड और फोर्थ को जोड़ दिए। वाई वाई जोड़ के हो गया 2y बराबर में 4, 2 से कैंसिल, y बराबर कितना निकल गया 2। 1 मिनट यार, इतना नीचे लिख देते हैं, दिख रहा है y बराबर 2। अब अगर y बराबर निकल गया है तो y का मान समीकरण फर्स्ट में मत रखना, नहीं तो अभी गलती नहीं होगा, अटक जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, जो भी आप बोल लो, क्योंकि y का मान 2 निकला है। फर्स्ट समीकरण कितना बड़ा है, 37, 43, 123, अच्छा खासा बड़ा लग रहा है। सेकेंड भी बड़ा लग रहा है। आप समीकरण थर्ड का यूज कर लो, क्यों, क्योंकि थर्ड सिंपल है, x और y एकदम आसान है। तो बोलेंगे समीकरण थर्ड में y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड कितना है x, तो x तो खैर छोड़ दो, लेकिन y मतलब y का वैल्यू रख दो 2। अब बराबर में कितना हो गया 3, तो x बराबर कितना हो गया 3 में से अगर 2 घट भी जाता है तो 1, यानी कि हल कितना हो गया, अगर इसको हल किए तो x बराबर 1 हो गया और y बराबर कितना आ गया, y इक्वल टू 2, x बराबर 1, y इक्वल टू 2। एक हिसाब और देख लें, तो इस तरह के हिसाब अगर मिले तो आप ऐसे बनाएंगे, एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को घटा देना है। एक और दे देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कहीं अगर मिले तो। छः हो गया, 7 हो गया, चलो एक और प्रॉब्लम देख लिया जाए, 8वां। 4x लास्ट है प्लस 5y बराबर 23, लास्ट है यार, उबियाना मत, भागना मत, ठीक है। 7x माइनस 2y बराबर 8। आज के बाद आपको विलोपन विधि में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना बताने के बाद। इन्हें कितना बता दिए फिर भी प्रॉब्लम है सर। अब यहाँ पे तो अगर आप आमने सामने होते तो हम आपसे पूछते भी, यहाँ क्या पूछें, हम ही बताते हैं। x के गुणांक तो बराबर है नहीं, तो x के बारे में काहे टेंशन लेते हो यार, y सोचो, क्यों, क्योंकि y एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, ये डायरेक्ट कट जाएगा। और y के गुणांक भी छोटा है 2 और 5, इसका मतलब ऊपर गुना कर दो 2 से, ये जो 2 है ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 2 से गुना किए तो 4 दूनी हो गया 8x, प्लस में 5 दूनी हो गया 10y बराबर 23 दूनी 46। समीकरण थर्ड, 5 से गुना कर दो 7 पचे 35x, माइनस में 5 दूनी 10y बराबर 8 पचे 40। समीकरण फोर्थ, अब 10y प्लस में 10y माइनस में, अगर डायरेक्ट कट जाता है तो हम लोग कहते हैं जोड़ने पर। 8x में से 35x घटाना नहीं, जोड़ना है ना, जोड़ दो, तो 8 5 43x, इधर जरा जोड़ के देखो तो 86, मतलब 43 से ही कट गया 2 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 2। अब अगर x बराबर 2 है तो आप कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट कितना था 4, x के जगह पे 2 और प्लस में 5y बराबर 23, ये तो 5y रह गया, 4 दूनी 8 जो है ना घटा दो, मतलब 23 में से 8 गया घट, तो 5y बराबर 15, 5 से कैंसिल 3 बार, यानी y बराबर 3 हो गया। तो हल कितना लिखेंगे, हल कितना हो गया, x बराबर 2 और y बराबर कितना 3, यही इसका सॉल्यूशन होगा, x बराबर 2 y बराबर 3। अब हम आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं, तो इतना तो खैर बनता है हक कि कुछ होमवर्क भी दे दें, जिससे कि आप बनाकर उसका आंसर हमको बताएं कि कितना आया। तो चलिए होमवर्क आपको दे दिया जाए, होमवर्क कुछ बना लीजिएगा, और अगर बने तो प्लीज़ यार क्या करें, फ़ोन पे आपका हाथ जोड़े या साष्टांग दंडवत करें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर बन जाता है तो आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या जाता है कमेंट करने में, आपको देखते हैं, देखने में जितना MB खर्च होता है, थोड़ा सा कमेंट कर दोगे तो उतना ही MB खर्च होगा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा।
लेकिन इससे हमको पता चलेगा कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है कि लोग आए वीडियो को देखें, हाँ 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 ठीक हटाओ, हाँ हाँ, लेकिन जब आंसर आता है तो ऐसा अंदर से लगता है कि हाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी देख रहा है, स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहा है, स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँचा है, तो अंदर से मोटिवेशन लगता मतलब मिलता है हमको, अंदर से और हिम्मत मिलता है कि और पढ़ाएं, तुम्हारे लिए और मेहनत हम करें। मैथ क्या, हम फिजिक्स में भी मेहनत करें। जैसे 12th क्लास में क्या है, 12th क्लास में फिजिक्स के मान के चलो कि अभी 50 वीडियो बना के हम दे दिए उन लोगों को, तकरीबन अच्छा खासा फिजिक्स केमिस्ट्री में वीडियो बनाए 50-30 को, अभी पता नहीं उन लोगों को हज़ारों वीडियो बनाकर हम देंगे। तो अगर अंदर से मोटिवेट, उन लोग देखता भी फिजिक्स का है, तो अगर आप लोग देखेंगे और कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो अंदर से हिम्मत मिलता है। अगर आपका लाइक होता है, ज़्यादा आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो अंदर से हिम्मत मिलता है और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन नहीं, आप ऐसा करते हैं तो अंदर से हिम्मत टूट जाता है। खैर, हिम्मत टूटने के बाद भी हम मेहनत तो करेंगे। पहला आपको होमवर्क दिया जाता है 5x + 2y = 22। दूसरा समीकरण है 11x - 6y = 38। आप इसका आंसर बताओ, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क हो गया 7x + 3y = 44। 3x - y = 12। तीसरा होमवर्क 9x - 6y = 24। 7x + y = 30। तीसरा होमवर्क। चौथा एक और होमवर्क देते हैं 4x + 5y = 14। 11x - 3y = 5। ये चारों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप प्लीज़ यार ज़रूर बताना, ठीक है। आपके आंसर देखकर अंदर से हिम्मत हमको मिलता है, आपका जब आंसर देखते हैं कि आंसर आया है तो ठीक है। आज इतना देर तक क्लास को देखे हैं अंतिम तक, तो जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद। और इसके आगे का क्लास देखने के लिए प्लीज़ जो नया है इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी कल क्या पढ़ाने वाले हैं उसके लिए तो आपको कल ही पता चलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट एपिसोड में।